एसएससी सीजीएल 2026 शायद इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसके लिए तैयारी करते हैं और हर साल एक ही सवाल सबके मन में रहता है, नोटिफिकेशन कब आएगी, पेपर कब होगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, सब कुछ। आज मैं आपको इन्हीं सारे सवाल का जवाब दूंगा और सिर्फ जवाब ही नहीं दूंगा, पूरी तस्वीर दूंगा। नोटिफिकेशन कब आएगी, वैकेंसी कितनी है, सिलेबस क्या है, पैटर्न कैसा है और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सब कुछ एक ही वीडियो में। कहते हैं ना, जो दूर की सोचते हैं उन्हें पास की चिंता कभी नहीं सताती। तो जो हमारे मन में एंजाइटी, कभी कभी परेशानी, ये सब आने लगती है ना, अगर दूर की आपने सोची हुई है तो आपको कभी नहीं। तो आज हम दूर की सोचेंगे ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो हम तैयार रहें, घबराएं नहीं। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं जानता हूं बहुत से लोग सोचते हैं अरे यार नोटिफिकेशन की डेट बता दो बस, लेकिन अगर सिर्फ डेट ही जानना काफी होता तो हर कोई सेलेक्ट हो जाता, क्योंकि ये तो सबको पता है। अगर सिर्फ वही बातें पता होनी जरूरी होती कि जो पब्लिक डोमेन में है तो शायद सभी का सिलेक्शन हो जाता। डेट के साथ स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो स्ट्रैटेजी इस वीडियो में है। तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल 2026 का पूरा रोड मैप। आइएगा, सबसे पहले अब देखिए, मैं अंदाजे की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ डेट की एग्जैक्ट बात कर रहा हूं। और डेट क्या कहती है, एसएससी ने अपना टेंटेटिव कैलेंडर ऑलरेडी पहले जारी कर दिया था जनवरी के आसपास ही। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले एसएससी ने एग्जैक्ट डेट्स को भी आउट किया हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सीजीएल एग्जामिनेशन जो टियर 1 है ये आपका मार्च 2026 पहले लिखा हुआ था, जो कि अब इन्होंने 31 मार्च कर दिया है, यानी एग्जैक्ट डेट दे दी है। यानी कि अगले 8-10-12 दिन में ये आ जाएगा, आपका इधर आपका पेपर नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इसमें क्लोजिंग डेट क्या होगी, 1 महीना होती है तो अप्रैल 2026 इसकी क्लोजिंग डेट होगी। और एग्जाम जो होगा वो मई जून 2026। अपने अनुमान से बताऊं तो हमेशा ही जब ये नोटिफिकेशन आती है, फॉर्म फिलिंग होती है, उसके 60 से 70 दिन के भीतर ये पेपर होता है। इसका मतलब नोटिफिकेशन अगले 2 हफ्तों में आ सकती है। यस, यहां से हमें साफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें सीजीएल में, हमें साफ दिख रहा है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। मार्च 2026 का महीना चल रहा है और एसएससी ने खुद बोला है कि भाई यहां पर एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, तो अनुमान की जरूरत है ही नहीं। यहां पर टाइमलाइन एसएससी ने खुद ही दे दी है। अब जरा एक चीज देखो, इस कैलेंडर में सीजीएल के अलावा अगर तुम देखोगे तो सीजीएल के अलावा और भी एग्जाम है। तुम देखोगे तो यहां तो डिपार्टमेंटल को तो अभी हटा दो। इसके बाद अगर आप देखोगे यहां पर सीजीएल है, इसके बाद जूनियर इंजीनियर माने जेई भी है, इसके बाद आप देखोगे तो सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्जाम है। यस, यानी कि ये सारे के सारे, इसका मतलब ये है कि एसएससी इस बार एग्जाम साइकिल को तेज कर रहा है। यस, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। साइकिल जितना फास्ट होगा रिजल्ट उतनी जल्दी आएगा और अपॉइंटमेंट भी उतनी जल्दी होगी। एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, ध्यान से सुनना। अगर एग्जाम मई जून में है तो और आज मार्च है, तो आपके पास प्रिपरेशन के लिए मुश्किल से 75 से 100 दिन है मैक्सिमम। ये टाइम बहुत है अगर स्ट्रैटेजी सही है, और ये बहुत कम है अगर आप बिना डायरेक्शन के पढ़ते चले जा रहे हैं, बिल्कुल आप हर तरफ फैले हुए हैं, तो ये टाइम बहुत कम है। जैसे कहते हैं ना कि समय और लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते, वो चलते ही रहते हैं। तो एसएससी ने टाइमलाइन दे दी है। अब आपको तय करना है कि यार आप तैयार होकर जाएंगे या हाथ मलते रह जाएंगे, ये आपके ऊपर है। अब जरा बात करते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस, कितनी वैकेंसीज आएंगी इस बार, डेटा क्या बोलता है। देखिए, ये सबसे एक्साइटिंग टॉपिक है कि वैकेंसी कितनी आएंगी। मैं पिछले 4 साल का डेटा एनालाइज किया और इसमें देखा, और मैं चाहता हूं कि आप भी इसको समझें, क्योंकि जब डेटा पढ़ना आ जाता है ना तो अफवाहों पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं होती, सब आपको अपने आप समझ आता है। 2022 में देखोगे 36,000 वैकेंसी। यस, ये एक्सेप्शनल ईयर था, आमतौर पर नहीं आती इतनी बड़ी वैकेंसी, पहले कभी आई ही नहीं है। 10 साल से पढ़ा रहा हूं, 2016 से, तो और 2016 में सेलेक्ट हुआ था, तब से देख रहा हूं कि नहीं आई इतनी बड़ी भर्ती। तो फिर इस बार क्यों आई, क्योंकि कोविड था। 2020 और 21 का जो बैकलॉग था ना, वो 22 में भरा गया था, इसलिए ये संख्या जो थी ये अनयूजुअल थी। 2023 में क्या हो रहा है, 8,415, एकदम शार्प गिरावट। क्यों, 2022 में ऑलरेडी इतनी बड़ी भर्ती हो चुकी थी, डिपार्टमेंट्स में पोजीशन सारी भर चुकी थी, तो करेक्शन आना बहुत स्वाभाविक था। किसी भी परीक्षा में जब एक साल बहुत बड़ी भर्ती आती है, अगले साल एकदम शार्प डिक्लाइन होता है, अगर ईयर बाय ईयर भर्तियां आ रही होती हैं तो। ये हमने हर चीज में देखा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे स्टेट के एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी हो। 2024 में अगर आप देखेंगे तो 17,727, अब ये रिकवरी शुरू हो चुकी है। 2015 में देखेंगे तो 15,125, यानी स्टेबलाइजेशन हो रहा है यहां पर। तो नंबर जो है वो 14 से 18,000 के रेंज में सेटल हो रहे हैं। तो 2026 में कितनी वैकेंसी आएंगी, मेरा एनालिसिस बोलता है कि 14,000 से लेकर 17,000 के बीच में इस बार भी आपकी वैकेंसीज रहेंगी।
संभव है कि पहले ये वैकेंसीज कम हो और बाद में ये वैकेंसीज बढ़ जाएं। संभव है कि ऐसा हो कि स्टार्टिंग में ये 11 से 12,000 हो और बाद में 2,500-3,000 वैकेंसी और आ जाएं, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन का जो टाइम होता है तब तक अपनी पोस्ट नहीं भेज पाते हैं। तो एसएससी का एक ट्रेंड है, हर साल वैकेंसीज बढ़ाता है, कभी 500 तो कभी कभी 1 से 1,500 वैकेंसी 2,000 भी बढ़ाता है। अच्छा, ये कम नहीं है, सोचिए 14,000 गवर्नमेंट पोस्ट है, 14,000 जिंदगियां बदल सकती हैं। सवाल यह है क्या आपकी उसमें होगी, क्या आपकी जिंदगी उसमें बदलेगी? कहावत है कि, बड़ी फेमस कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाएगा। मतलब यार आज, और बोने का समय आज है, अगर आज तुम बबूल बोगे और उस समय एक्सपेक्ट करोगे कि आम निकले तो नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आज तुम मेहनत बोगे तो उस दिन रिजल्ट को काटोगे, अगर आज तुम बहाने बोगे तो उस दिन पछतावे को काटोगे। चॉइस पूरी तरीके से तुम्हारी है। अब देखिएगा, अब यहां बात करते हैं यार एसएससी सीजीएल टियर 1 का पूरा एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं। देखो, आ रहे हैं हम एग्जाम पैटर्न के ऊपर। यहां पर ना बात को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कंफ्यूज होते हैं। एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है, ये जो बिगिनर्स होते हैं वो यहां कंफ्यूज होते हैं। ये बेसिकली 2 चरणों में होता है, टियर 1 फिर टियर 2। दोनों अलग अलग है, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों का रोल बिल्कुल अलग अलग है। पहले हम बात करेंगे टियर 1 की। देखो भाई, टियर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब समझिए, ये जो टियर 1 का एग्जाम है, यहां आप 4 सब्जेक्ट देते हो, ये क्वालिफाई करना होता है। मतलब टियर 1 जो है एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए कि एक बड़ा सा मैदान है। टियर 1 आपको उस मैदान के अंदर एंट्री दे रहा है, ठीक है, लेकिन आप मैच नहीं खेल सकते। मैच में कौन जीता कौन हारा ये टियर 2 जीत के पता चलता है। टियर 1 में पास होना जरूरी है, क्योंकि भाई अगर आपको मैच खेलना है तो मैदान के अंदर घुसना है ना, तो उस मैदान में घुसने का एंट्री टिकट है टियर 1, ठीक है। अब आप वो बस उसकी रोल खाली इतनी भूमिका है कि आपको मैदान में घुसा रहा है, आपको असली लड़ाई लड़ने के लिए, जहां पर लड़ना है असली लड़ाई, वहां पर आपको वो घुसा रहा है। उसके बाद असली लड़ाई जो होनी है कि आप जीतेंगे या हारेंगे, सिलेक्शन कौन सा दिलाता है? सिलेक्शन इसका टियर 2 ही दिलवाता है, ठीक है। तो टियर 1 टियर 2 में डिफरेंस क्लियर हो चुका है। जैसे मान लीजिए ये कैसा है, जैसे मान लीजिए आप कोई ऑडिशन है, आपको कोई ऑडिशन पास करना है और फिल्म में रोल पाने के लिए, तो लेकिन जैसे मान लीजिए ऑडिशन तो पास कर लिया, फिल्म में रोल मिल गया, लेकिन मेरे भाई असली परफॉर्मेंस तो शूटिंग में दिखाओगे ना, जब शूटिंग चल रही होगी तब दिखता है ना कि तुम्हें कितना दम है। ये तो टियर 1 एक प्रकार का ऑडिशनिंग है कि ऑडिशन पास कर लिया, फिल्म में रोल मिल गया, बट असली परफॉर्मेंस कि तुम हिट हो या फ्लॉप हो ये मूवी में ही पता चलता है। अब देखो, टियर 1 में 4 सेक्शन होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 सवाल होते हैं, 50 नंबर के, हर सवाल 2 नंबर का। फिर जनरल अवेयरनेस आ जाता है तुम्हारा यहाँ पर, 25 सवाल 50 नंबर के, हर सवाल 2 नंबर का। क्वांट्स में भी वही, इंग्लिश में भी वही, यानी अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 100 सवाल 200 नंबर के। यस, अच्छा, समय सिर्फ 1 घंटा, ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है यहाँ का। ये जो पूरा है ना, इसका समय जो होता है ये 60 मिनट्स में आपको सारे के सारे चारों सेक्शन 100 सवाल 60 मिनट में करने हैं। भयंकर रफ्तार का गेम है ये। इस गेम को समझो। हम क्या करते हैं ना, अक्सर तौर पे मैं बच्चों को देखता हूं, बच्चे क्या करते हैं, यू स्टार्ट कीप ऑन स्टडीइंग इन द सेम मैनर, टियर 1 टियर 2 सेम। ये रफ्तार का गेम है, भयंकर रफ्तार। 100 सवाल 60 मिनट के अंदर आपको करने हैं, यानी आप सोचिए एक सवाल के लिए आपको कुछ सेकंड्स का समय मिलता है। जैसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं होता केबीसी में कि थोड़ा भी लेट हुए गए, तो इसी तरीके से यहां पर क्या होता है, कि आपको क्या करना होगा, इसका मतलब पर क्वेश्चन लगभग 36 सेकंड का टाइम मिला। 36 सेकंड, इतने में क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है और आंसर मार्क करना है। ये टाइम मैनेजमेंट का खेल है, अब आप ये समझ चुके होंगे, और इस खेल में वही जीतेगा जिसने असली प्रैक्टिस करी हुई है। अब एक और बात, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.5 मार्क्स काटे जाएंगे। गलत जवाब हुआ, गया। अगर आपने अंदाजे से मान लो आपने 4 सवाल भी गलत कर दीजिए तो आपके 2 मार्क्स कट गए, जो एक सही सवाल के बराबर है। इसलिए अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, जो आता है उसी को सॉल्व करना, जो नहीं आता है उसे छोड़ दो। इंटेलिजेंट गेसिंग एक अलग चीज है कि आप एक ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहे हो, इंटेलिजेंस गेसिंग कर रहे हो, बट रैंडम गेसिंग हमेशा के लिए छोड़ दो। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है, इंटेलिजेंट गेसिंग और रैंडम गेसिंग का जो अंतर है। आइए अब बात करते हैं बालक, यहां पर इस सेक्शन ने इस बार सबकी नींद उड़ा दी। ये आपका टियर 2 का सेक्शन। आते हैं, असली मैदान है ये असली युद्ध है। टियर 2, जैसा मैंने कहा, टियर 1 एंट्री टिकट है, टियर 2 असली मैच है, सिलेक्शन यही दिलवाएगा आपको। टियर 2 के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहां पर 2 सेक्शंस होते हैं, दिख रहे हैं आपको। सेक्शन 1 में क्या होता है, आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, ये देखिए। तो सेक्शन 1 जो है ये जो पूरा आपको सेक्शन मिलेगा, ये मतलब ये आपका सेशन, ये सेशन जो है सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में कुल मिला के आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है यहां पर, जिसमें आपको क्या करना होता है। सेशन 1 2 सेक्शन में बटा है, मतलब सेक्शन 1 में क्या क्या करना होता है, 2 मॉड्यूल्स हैं। देखो यहां कंफ्यूजन ये होता है क्योंकि बंटवारे इतने हो गए
सेशन, सेक्शन, मॉड्यूल, ये 3 बंटवारे हो चुके हैं। सेशन 1 टोटल टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट। अब इसमें भी क्या है, इसमें सेशन 1 अभी आपके सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, हर एक सेक्शन मॉड्यूल में बटा हुआ है। 2 मॉड्यूल होते हैं सेक्शन 1 में, 2 मॉड्यूल। मॉड्यूल 1 क्या है, मैथ्स का। इसमें आपसे 30 सवाल पूछेगा 90 मिनट में, यानी पर हर सवाल 3 नंबर का, लगभग 23% का वेटेज आया। मॉड्यूल 2 जो आता है सेक्शन 1 का ही, वो आता है रीजनिंग का, यानी कि आपसे 30 सवाल यहां पर ही पूछता है, 90 नंबर। यानी देखा जाए आपको टोटल समय जो मिलेगा आपको, ये कितना मिल रहा है इसमें, इसको करने के लिए 1 घंटे में मेरे भाई आपको अब हाई लेवल क्वेश्चन कितने करने हो रहे हैं, 1 घंटा आपको इसके लिए मिलता है। 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 1 घंटे के अंदर, वो भी मैथ्स और रीजनिंग के। अब आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, यहां पर आपको तगड़ी रफ्तार चाहिए क्योंकि ये मेंस के क्वेश्चन है। आप देखिए रफ्तार का खेल पूरे में है, प्लस नॉलेज भी चाहिए क्योंकि डिफिकल्टी लेवल हाई है यहां पर। फिर आता है आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 में होता है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 इंग्लिश, 45 क्वेश्चन, 135 नंबर, हाईएस्ट वेटेज होता है इंग्लिश का एसएससी एग्जाम्स में, यानी 35% हाईएस्ट वेटेज। और इसके बाद आता है मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस, 25 सवाल 75 नंबर के, यानी इसका वेटेज 19% आ गया। लुटी सबसे कम वेटेज है, लेकिन लुटिया सबकी यही डुबोती है, क्योंकि यहां पर सबको, उधर सुना ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो वो जो डर है ना, वो आपको माउंटेन ड्यू पीने की जरूरत यहां पड़ती है। सबसे छोटा है, देखने में छोटा लागे बट घाव करे गंभीर, ये वो वाला सेक्शन है ये। फिर क्या है, यहां सबसे जरूरी बात को देखो, अगर वेटेज तुम देख रहे हो इंग्लिश 35% सबसे ज्यादा वेटेज, मतलब टीयर 2 में इंग्लिश राजा है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को इग्नोर करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश को इग्नोर करके जीएस मैथ लगे पड़े रहते हैं। तुमने राजा को ही नहीं खुश किया, और अगर तुम महामंत्री को खुश कर रहे हो तो फायदा क्या है, तुम्हें पहले राजा को पोटना होगा, उसके बाद तुम महामंत्री और मंत्रियों के ऊपर आओ, समझे। एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन भूल जाओ अगर तुम इंग्लिश को इग्नोर करके चल रहे हो। मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं, इंग्लिश का वेटेज 35% है, सबसे ज्यादा मार्क्स वाला सब्जेक्ट है, तुम्हें सबसे तगड़ा कमांड होना चाहिए इसके ऊपर। बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कहते हैं सर इंग्लिश तो मेरा कमजोर है। मैं कहता हूं तो मजबूत बनाओ ना भाई, कमजोर है तो मजबूत बनाओ भाई। एक कहावत है, जहां चाह वहां रहा, खत्म कहानी। इंग्लिश कोई जन्मजात ऐसा टैलेंट तो नहीं है कि लोगों को जन्मजात आता है, ये एक स्किल है, और स्किल सीखी जा सकती है, स्किल प्रैक्टिस से आती है। और ये 75 से 100 दिन ना बहुत ज्यादा है, वो काफी है ये, बशर्ते आप शुरू करें तो आप स्किल है, सीख जाओगे इसमें, उसमें क्या है। फिर आता है मेरे भाई एटम बॉम्ब सेक्शन, सेक्शन 3। ये जो है ना, ये वाला सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर क्या होता है, 20 सवाल 60 नंबर के, और 15 मिनट में आपको 20 सवाल करने हैं, क्वालिफाइंग नेचर का है, नंबर नहीं जोड़ेंगे। और फिर आता है आपका टाइपिंग टेस्ट। यहां पर क्या करना होता है, टाइपिंग टेस्ट में ये भी आपको क्वालिफाई करना होता है। तो अब आप ये समझिए, इन दोनों सेक्शंस की बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती थी, टाइपिंग तो इजीली हो जाती है कंप्यूटर, लेकिन इस बार जो कंप्यूटर आया वो प्राण घातक था, मतलब बच्चों को तकलीफ दी उस सेक्शन ने, कंप्यूटर सेक्शन ने, क्योंकि कंप्यूटर में काफी डीप पूछ लिया गया इस बार। तो अब की आपको, जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आपको साथ में कंप्यूटर को भी बहुत अच्छे से करना है। अगर मान लीजिए आपने चारों सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यहां, क्योंकि बच्चा मैक्सिमम इनके ऊपर फोकस करता है, आपने खूब बढ़िया नंबर ले आए, लेकिन मेरे भाई अगर आप यहां कंप्यूटर में क्वालिफाइंग नंबर नहीं लेके आ पाए, तो अगर आप 18 नंबर नहीं लेके आ पाए, मान लीजिए आप 15 पे ही रह गए, तो भले आप इसमें पूरे में पूरे इंडिया टॉप कर लीजिए, आपकी नौकरी नहीं रहेगी। कंप्यूटर क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, बात समझ आ गई। तो एक चीज समझिएगा, तो टीयर 2 में कुल मिला के कितने नंबर होगा, 390 नंबर, ये मेरिट में काउंट होंगे, और इसमें इंग्लिश अकेला 135 नंबर है, यानी मेरिट का 35% सिर्फ इतना ही है। याद है ना कि तुलसीदास जी ने एक बड़ी फेमस कहावत करी थी कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मैं कहता हूं कि इंग्लिश के जो, मतलब समझिएगा, बड़े भाग मानुष तन पावा। अब इसकी अगर आप में से कोई कहावतों में सुनता है तो मुझे नीचे बताइएगा इसका मतलब क्या होता है। मैं बोल रहा हूं इंग्लिश की प्रैक्टिस जो है, इसको बड़े भाग समझिए, यही सिलेक्शन की चाबी है। तो बस आपको इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अब आइए, अब बात आती है यार पढ़ना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। सर हम पूरा समझ गए, सवाल यहां पर आता है कि यार पढ़े क्या। ध्यान से सुनना, कहानी क्या आती है यहां पर। सबसे पहले ये सबसे प्रैक्टिकल सवाल है, ये क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, कहां से शुरू करें। ये मैंने सिलेबस को ना 6 डब्बों में बांटा हुआ है, जो आप यहां पर देख रहे हो, ये 6 डब्बे हैं। एक एक करके इनको समझते हैं। पहला डब्बा आप क्या दिख रहा है, आपको मैथ्स का दिख रहा है। मेरे भाई मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 2 हिस्से होते हैं, अरिथमेटिक और एडवांस। अरिथमेटिक का मतलब होता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एसआई, सीआई, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब, ठीक है। और एडवांस का मतलब होता है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब। तो मैथ्स में एक बात हमेशा याद रखो, जड़ मजबूत तो पेड़ मजबूत, और जड़ क्या है, अरिथमेटिक। अगर तुमने इसको पक्का कर लिया
तो समझ लो एडवांस भी तुमको समझ आ जाएगा, हमेशा समझ आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम अरिथमेटिक के कॉन्फिडेंस कंसेप्ट तुम वहां पे लगाओगे, लेकिन हमेशा अरिथमेटिक से शुरुआत करो, तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा ये। दूसरा डब्बा तुम्हारे पास में क्या आ गया? रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है? पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, साइलॉग्स, नॉन वर्बल रीजनिंग, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग, ये आपका पैटर्न रिकॉग्निशन, ये सब। रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जहां पर लॉजिक काम करता है, रट्टा बिल्कुल नहीं, काम ही नहीं करेगा रट्टा, प्योर लॉजिक गेम है। जैसे समझो ये ऐसा है जैसे शतरंज खेलना, जितना ज्यादा तुम शतरंज खेलोगे उतना ज्यादा तुम अच्छा कर लोगे, समझ गए ना? जितना ज्यादा तुम शतरंज खेलोगे उतना ज्यादा तुम अच्छा कर लोगे, लेकिन क्या तुम शतरंज को देख करके तुम सीख सकते हो? कभी नहीं सीख पाओगे। तो बस ये वही है। तीसरा बॉक्स मेरे पास आया है मेरे भाई रानी साहिबा का, यानी अंग्रेजी का। इसमें ग्रामर के रूल्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, ये सारी चीजें होती हैं, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। मतलब जैसा मैंने बताया, इंग्लिश 35% वेटेज है टीयर 2 में, तो 35% टाइम भी फिर इसको देना शुरू करो। रोज इंग्लिश को पढ़ो, कोई छुट्टी नहीं, रोज इंग्लिश को पढ़ो, जितना वेटेज जिस सेक्शन का है उसको उतना समय दो। चौथा डब्बा जनरल अवेयरनेस। ये तो ऐसी चीज है कि मतलब यहां पर ना लोगों को ये सबसे तकलीफ दे सेक्शन होता है, क्योंकि इसका सिलेबस बच्चों को लगता है बहुत बड़ा है और रटना बहुत पड़ता है। कभी नहीं पड़ेगा अगर कायदे से समझ के करोगे। अगर तुम नए हो ना, एक बार एसएससी लैब पर जाकर के हमारी प्लेलिस्ट को देखना, कैसे पढ़ाते हैं जीएस, कैसे पढ़ी जाती है जी, मतलब दिमाग खुल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जी के, करंट अफेयर, सब ये सब्जेक्ट सबसे ब्रॉड है, लेकिन स्मार्ट प्रिपरेशन से इसे बहुत आराम से तुम मैनेजेबल बना सकते हो। सबसे पहले क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर तुम्हें पैटर्न समझना चाहिए, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एक एक ईयर का लैब की वेबसाइट पर फ्री अवेलेबल है, वहां से देखो। और उसके बाद सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक पे तुम्हें अपने आप दिखेगा यार ये जो टॉपिक्स हैं यही रिपीट हो रहे हैं, अगर मैं सिर्फ इनको पढ़ के चला जाऊं तो भी मैं पेपर फोड़ के आ सकता हूं। यही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अगर आपने शुरू किया ना, एक तरफ से साहब हम शुरू कर रहे हैं, एक तरफ से साहब हम करेंगे, तो गया सिलेक्शन, वो सिर्फ 2 साल बाद आएगा। फिर एक तरफ से आप यूपीएससी नहीं करने जा रहे हैं, आप एसएससी कर रहे हैं, आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, 100 दिन में निकालना है, आपके पास पंचवर्षीय योजना नहीं है। फिर आता है कंप्यूटर। अब मैं इसको अलग में रखता हूं क्योंकि इस बार कंप्यूटर अच्छा खासा लेवल था, सेट टीयर 2 के लिए है, क्वालिफाइंग है, लेकिन यहां पर क्या करो समझना, इसके लिए 20-25 दिन काफी है। इसको टीयर 1 के बाद पढ़ा जाता है 25-30 दिन, लेकिन रेगुलर पढ़ना होगा, तो एग्जाम के पहले इसे बाद में कवर कर लेंगे। तो कुल मिला के सिलेबस देखो बड़ा दिखता है, लेकिन जब आप इसे पीसेस में तोड़ लेते हैं तो हर पीस मैनेजेबल है, समझे? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहावत है एक, हाथी कैसे खाओगे, एक बार में बाइट करके नहीं। तो वही वाली कहानी है। ये अप्रोच जो है वो सिलेबस के साथ भी चाहिए कि एक बार में आप नहीं करते। बात आती है ना कि एक साहब थे, इनसे पूछा गया कि साहब हाथी को रखने की बात है कि साहब हाथी को सेट करना है फ्रिज के अंदर, कैसे करेंगे? हाथी को फ्रिज में सेट करना है तो साहब कैसे करेंगे? बोले ऐसा है, एक बार में तो नहीं आएगा, मतलब इसके छोटा, मतलब इसको वैसा समझिए, नहीं मास वास से मत समझिएगा। तो बोले अगर ये कहावत है कि आपको बड़ी चीज अगर करनी है तो छोटे छोटे हिस्सों में ही करके कवर करी जाती है। जैसे एक बड़ी अच्छी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ऐसी एक बड़ी अच्छी कहावत है, हाई हिल्स ग्रो लेस व्हेन यू असेंड देम। बड़े बड़े पहाड़ भी छोटे हो जाते हैं जब तुम उनको चढ़ना शुरू करते हो। तो इसको मैनेजेबल छोटे छोटे चंक्स में तोड़ो, वहां से मैनेज करो। अब समझो, अब यहां बात आती है टाइमलाइन का। टीयर 1 में समय कितना है, सबसे बड़ी बात ये आती है। देखो सबसे जरूरी रियलिटी चेक है ये, एसएससी कैलेंडर के हिसाब से मई जून में है, आज मार्च 2026 है, मतलब अभी से काउंट करें तो लगभग 75 से 100, इतना टाइम ठीक है। ना ज्यादा है, टाइम ज्यादा नहीं और ना कम है। सवाल ये है कि क्या 75 से 100 दिन में टीयर 1 क्लियर हो सकता है? मेरा हुआ था 2016 में 84 डेज में, 84 दिनों में, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्रैक किया था। 84 डेज के अंदर अंदर मैंने क्रैक किया था इस पूरे को। तो बिल्कुल तुम भी कर सकते हो। शर्त यह है टीयर 1 क्वालिफाइंग है, और अगर टीयर 1 क्वालिफाइंग है ना, तो पहली चीज तो तुम समझना टीयर 1 क्वालिफाइंग है। फिर से बोल रहा हूं टीयर 1 क्वालिफाइंग है, फिर से बोल रहा हूं टीयर 1 क्वालिफाइंग है। क्यों बोल रहा हूं बार बार? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। टीयर 1 में बच्चे तुमको टॉपर नहीं बनना है, तुमको सारे सेक्शंस कवर करने हैं, तुमको कट ऑफ क्लियर करनी है। ये कट ऑफ क्लियर करने के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन अगर तुमने शुरू कर दिया ना, हर एक एंड टू एंड सिलेबस कवर करना, तुम्हारा गया टीयर 1। इसीलिए मैंने 3 बार बोला टीयर 1 क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है। तुम समझो, तुम्हें टॉपर की तरीके से स्मार्ट प्रिपरेशन वाली चीज करनी है। तुम्हें मतलब ये तुम्हें टॉपर बनना नहीं है, तुम्हें उस माइंडसेट को पकड़ना है, लेकिन कि तुम्हें स्मार्ट प्रिपरेशन मॉड्यूल करने हैं तुमको, समझे? लड़ाई देखो यार, लड़ाई वो नहीं है जो लंबी लड़ी जाए, लड़ाई वो है जो सही वक्त पर सही दिशा में लड़ी जाए। अगर तुम किसी नदी में कूदो तो तुम जब नदी बह रही हो अगर उस समय कूदो तो तुम कम एफर्ट लगा करके ज्यादा आगे तक जा सकते हो। अगर स्मार्टली करो, सही दिशा में अगर तुम जा रहे हो जिधर नदी बह रही है, तो ये तरीके है। 75 से 100 दिनों में अगर तुमने सही डायरेक्शन से, सही फोकस से तैयारी करी तो टीयर 1 क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से होगा। लेकिन
लेकिन बहुत बड़ा है, ट्रेडिशनल मेथड से ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम पूरी किताब पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक, तो तुम्हारा टाइम ही खत्म हो जाएगा, सिलेबस अधूरा रह जाएगा। लेकिन 75 से 100 दिनों में स्मार्ट अप्रोच चाहिए, और वो अगली स्लाइड में बता रहा हूं कैसे। देखो, तो सबसे पहले समझिएगा स्मार्ट अप्रोच क्या होती है, बहुत ध्यान से। ये स्लाइड इस पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिएगा, ये सबसे खास स्लाइड है, इसलिए इसको सुनना भी उतने ही ध्यान से। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इतने कम टाइम में सिलेक्शन पॉसिबल है? तो मेरा जवाब है यस, लेकिन सिर्फ तब जब आप ये स्मार्ट अप्रोच यूज करो। अब स्मार्ट अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में फर्क समझो। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है पहले ये समझो। किताब उठाई, पहला चैप्टर शुरू किया, एक एक करके चैप्टर पूरा किया, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। अगर ये अप्रोच देखो तब काम करता है जब तुम्हारे पास में 6 महीने से 1 साल है, तो ये अप्रोच बहुत अच्छी काम करती है। लेकिन अगर 75 से 100 दिन है तब भी तुम सेम अप्रोच लगाओगे तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। टियर 1 खत्म हो जाएगा और आपका आधा सिलेबस भी नहीं पूरा हो पाएगा। 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं पूरा। और यही होता है स्मार्ट अप्रोच। क्या है? एग्जाम की डिमांड को एनालाइज करो। एग्जाम तुमसे क्या चाह रहा है, पिछले 5 साल के पेपर को एनालाइज करो, कौन से टॉपिक बार बार आ रहे हैं। ये इनको हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक बोलते हैं, एचएफटी। इन एचएफटीज को पहले फोकस करो, पहले जरूरत को पूरा चेक करो, फिर शौक को चेक करो। पहले मेन जरूरतें पूरी करी जाती हैं, फिर शौक पूरा करा जाता है। तो यहां पर तुम्हें क्या करना है, उदाहरण देता हूं। मैथ्स में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन से लगभग पेपर में हर हाल में तुम्हारे को 25 में 6 से 8 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, 9 क्वेश्चन तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर तुमने ये 3 टॉपिक मास्टर कर लिए तो मैथ्स का मेरे भाई 30% आप मास्टर कर चुके हैं। तो पहले तुम्हें ये करना चाहिए, समझे? 30% तुम्हारा हो गया, सीधे सीधे कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर तुम ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करोगे और ये क्या हुआ, पहले चलो मेंसुरेशन उठा लेते हैं, फिर हो सकता है तुम परसेंटेज तक पहुंच ही ना पाओ। तो तुमको टॉपिक सिलेक्शन का जो तरीका है उसमें भी क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं, परसेंटेज में मेन कौन कौन सी चीजें जो हमेशा आती है, ये। इसी तरीके से इंग्लिश, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, ईडीएम, ये एचएफटीज हैं, आते ही आते हैं। एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, एचएफटी, ईडीएम्स एंड फ्रेजेस, ये एचएफटीज हैं। जीके में इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये एचएफटीज हैं। रैंडम नहीं पढ़ना कभी भी शुरू कर देना। रीजनिंग में पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग लास्ट ईयर से आई, ब्लड रिलेशन, ये एचएफटीज में आ जाते हैं। ये नंबर सीरीज, ये आपका अल्फाबेट सीरीज, एनालॉजी, ये एचएफटीज में आते हैं। मतलब यहां से तुम्हें सवाल मिलेंगे। तो समझना, एक बड़ी अच्छी बात मुझे यहां भी याद आती है। चतुर बंदर वो नहीं जो हर पेड़ पे चढ़े। चतुर बंदर वो नहीं है जो हर पेड़ पे चढ़े। चतुर बंदर वो है जो उस पेड़ पर चढ़े जहां फल लदे हुए हों। तो तुमको एचएफटीज वही फल लदे वाला पेड़ है और तुमको वही चतुर बंदर बनना है। बस तुम पहले वहां चढ़ो और फिर देखो कि तुम्हें कैसा फायदा होता है। जब लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, तुम सबको क्रॉस करके आगे जा रहे होगे, मॉक टेस्ट में भी, एग्जाम में भी। अब यहां पर आते हैं मेरे भाई आखिरी बात, ये सबसे पर्सनल बात है। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये रिसर्च, एनालिसिस, एचएफटी, ये सब करने का टाइम ही नहीं है, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे, हम करेंगे कब? ये सवाल बिल्कुल वैलिड है। तो सुनिए, रिसर्च, एनालिसिस, स्ट्रैटेजी बनाने की जिम्मेदारी पूरी हमारी है, ये आपकी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप ये सब कर पाए। आप बस पढ़ाई करिए, और आपके पास ये नहीं है कि आप रिसर्च भी करिए, पढ़ाई भी करिए, और ना ही आपको इसकी जरूरत है। अपना अपना काम करिए, है, और एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखिए। मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि मैं इतनी मेहनत करके जो एनालिसिस लेके आता हूं, आप उसको करोगे। आपको यह भरोसा होना चाहिए कि लैब के ऊपर जो कंटेंट मिलेगा, जिसका हमने बार बार, हर बार प्रमाण भी दे चुके हैं, द बेस्ट कंटेंट इन द एंटायर इंडस्ट्री, हाईली रिसर्च, हाईली रिसर्च, हाईली ऑर्डर्ड, हाईली कोडिफाइड, हाईली बेसिकली द मोस्ट मॉडर्न लेवल एज वेल, कि जितना लेटेस्ट, मोस्ट लेटेस्ट कंटेंट, एक एक चीज, ये हम बार बार भी, आपको प्रमाण भी ऑलरेडी स्टूडेंट्स को मिल चुका है। तो हमारी टीम ने, हमने एसएससी के पेपर्स को हर बार हम बहुत डीपली एनालाइज किया, और हमने टॉपिक वाइज फ्रीक्वेंसी भी निकाली हुई है, वेटेज भी कैलकुलेट किया हुआ है। उसी के बेसिस के ऊपर साइंटिफिक और एनालिटिकल स्ट्रैटेजी पूरी बनाई हुई है। ये गेसवर्क नहीं है भाई, ये डेटा ड्रिवन प्लानिंग है पूरी। बहुत जल्दी हम इसका आपको एक और वीडियो देंगे, साइंटिफिक और एनालिटिकल वीडियो देंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एग्जैक्टली बताएंगे कि कितना टाइम देना है, कौन सा टॉपिक बढ़ना है, एचएफटी कौन कौन से टॉपिक बोलते हैं, कौन सा पहले करो, कौन सा बाद में करो, सब कुछ, सब डेटा बैक्ड, हाईली डेटा बैक्ड। आपको क्या काम करना है? सिर्फ ऐसे पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, हम पर भरोसा रखना है, ठीक है? कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कोई बात नहीं, लेकिन जब टीचर और स्टूडेंट दोनों मिल जाए तो कोई भी एग्जाम भाड़ नहीं है फिर, क्योंकि अब वो चना अकेला रहा ही नहीं है, ठीक है? तो बिलीव करो मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लेना तुरंत अगर तुम नए हो, फॉलो करो जो हम तुम्हें बोल रहे हैं, हम साथ में, और हम तब तक साथ रहेंगे जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है?
तो ये था एसएससी सीजीएल का एक कंप्लीट ओवरव्यू, नोटिफिकेशन टाइमलाइन, वैकेंसी ट्रेंड, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, टाइमलाइन, रियलिटी चेक, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, सब कुछ एक जगह पर। अब और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो सीजीएल की तैयारी अभी शुरू करने की सोच रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आगे मैं ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस बहुत सारी और लाने वाला हूं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हम सबसे पहले डिटेल सिलेबस, स्ट्रैटेजी वीडियो, हर चीज बनाएंगे। और कमेंट में लिखना एसएससी सीजीएल, सीधे सीधे लिखना सीजीएल 2026 रेडी। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। जब मुझे दिखता है ना कि इतने सारे स्टूडेंट सीरियस हैं, तो कंटेंट और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश होती है, और ज्यादा जान डालने की कोशिश होती है। तो सीजीएल 2026 रेडी, ये आपको नीचे लिखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में मेरे भाई, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।